Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रेड से रिलेटेड सबसे टिपिकल टॉपिक को जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनाइजेशन को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो बिना देर किए आ जाइए हमारी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर। सो गाइज, सिंक्रोनाइजेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा तीन चीज़ों के बारे में, जिसमें पहली है कि स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरा है कि एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, और तीसरा है कि एक इंस्ट्रक्शन का एटॉमिक नेचर क्या होता है। तो पहले इस एटॉमिक वर्ड के मतलब को समझ लें और उसके बाद हम इलेबरेट करते हैं कि स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन और इस एटॉमिक नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पीछे क्या थ्योरी है। सो एटॉमिक का मतलब होता है जिस चीज़ को स्प्लिट ना किया जा सके। मतलब अगर आपके पास कोई एंटिटी है और वो एंटिटी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं वो बाय नेचर एटॉमिक है। तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हमेशा एटॉमिक होते हैं पर एक्सप्रेशंस एटॉमिक नहीं होती। इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते पर एक्सप्रेशंस फर्दर डिवाइड हो सकती है। अभी कैसे, इस चीज़ को समझिएगा एग्जाम्पल के साथ। जब आप प्रोग्राम में लिखते हैं c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इस c इज इक्वल टू ए प्लस बी को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में कहते हैं एक्सप्रेशन। सो ये लिखी हुई चीज़ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्रेशन है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक लाइन का स्टेटमेंट है तो सीपीयू इसे एक ही ऑपरेशन में पूरा इवेलुएट कर सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक्सप्रेशंस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनी होती है। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये 4 इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनी हुई हैं, जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। अब जरा समझिएगा कि 4 इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। जब भी सीपीयू को किसी वेरिएबल के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो उसे वो वेरिएबल की वैल्यू अपने रजिस्टर के अंदर चाहिए होती है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल रिजर्व होता है रैम के अंदर, पर सीपीयू जब उन वेरिएबल्स की वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो उन्हें रैम से पिक करके अपने रजिस्टर में पहले लोड कर लेता है। तो ये जो आप देख रहे हैं लोड R1A, ये इंस्ट्रक्शन बताता है कि इस A वैल्यू को रैम से लो और रजिस्टर R1 में लोड कर लो। फिर वैसे ही B वैल्यू को पिक करो और उसे रजिस्टर में लोड कर लो। अब जब रजिस्टर्स R1 और R2 में A और B की वैल्यू अवेलेबल है, तो इन दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करो और उसे R3 के अंदर स्टोर कर दो। अब जो रिजल्ट आया है वो R3 के अंदर स्टोर हुआ है और यहाँ पर वो मुझे चाहिए है C के अंदर। तो जो R3 का रिजल्ट है वो वापस स्टोर कर दो आप C के अंदर। तो ये जो C लोकेशन है ये है रैम की लोकेशन, और ये जो R3 लोकेशन है ये एक्चुअली है CPU का रजिस्टर। तो CPU के रजिस्टर से वैल्यू कॉपी की गई और उसे इस रैम के वेरिएबल C में वापस लिख दिया गया। हमें ये तो समझ में आया कि एक्सप्रेशंस फर्दर कई इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये एटॉमिक नहीं है। एटॉमिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। तो ये तो क्योंकि फर्दर डिवाइड हो रही है इसलिए एक्सप्रेशंस एटॉमिक नहीं है, पर इंस्ट्रक्शंस हमेशा एटॉमिक होते हैं। चलिए अब इस एटॉमिक वर्ड को थ्रेड के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि थ्रेड के साथ इस एटॉमिक वर्ड का क्या रिलेशन है। जब भी कोई थ्रेड किसी इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट करती है, तो क्योंकि इंस्ट्रक्शन एटॉमिक होते हैं, इसलिए अगर इस इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट करते हुए कोई और हाई प्रायोरिटी की थ्रेड भी अगर सीपीयू को डिमांड करती है, तो भी जब तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक थ्रेड को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सो हाइपोथेटिकली अज्यूम करिए कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए 1 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। अगर एक थ्रेड इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट कर रही है और 0.5 नैनो सेकेंड पे एक हाई प्रायोरिटी की थ्रेड रैम में आकर सीपीयू को डिमांड करती है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर्टिकुलर थ्रेड जो इस इंस्ट्रक्शन को चला रही है उसे तब तक सीपीयू पर से नहीं हटाएगा जब तक आपका ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। पर ये बात एक्सप्रेशन के लिए फिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन गोइंग ऑन है, तो उस एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के बीच में थ्रेड सस्पेंड हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन 4 इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन है, तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के इवैल्यूएट होने के बाद ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई हाई प्रायोरिटी थ्रेड आ जाए और आपकी थ्रेड जो इस एक्सप्रेशन को चला रही थी उसे सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि रैम में एक हाई प्रायोरिटी थ्रेड वेट कर रही है। तो थ्रेड के पर्सपेक्टिव व्यू में एटॉमिक वर्ड का मतलब होता है कि
कि एक एक्सप्रेशन को अगर एक थ्रेड इवेलुएट कर रही है तो इस एक्सप्रेशन के होल इवेल्युएशन से पहले भी थ्रेड सस्पेंड हो सकती है, पर अगर एक इंस्ट्रक्शन को थ्रेड इवेलुएट करती है तो जब तक वो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता थ्रेड सस्पेंड नहीं हो सकती। चलिए तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए आपके पास एक क्लास में एक इंस्टेंस वेरिएबल है बैलेंस नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 10,000। मान लीजिए एक क्लास है अकाउंट नाम की, उस अकाउंट के अंदर एक बैलेंस इंस्टेंस वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू सपोज है 10,000। अब इसी क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है विड्रॉल। विड्रॉल मेथड आपसे एक स्पेसिफिक अमाउंट लेता है, वो अमाउंट को इस बैलेंस अमाउंट से डिडक्ट करके जितना बैलेंस बचता है उसे वापस इस इंस्टेंस वेरिएबल में सेव कर देता है। सपोज अगर आपने यहाँ 5,000 दिया तो बैलेंस की वैल्यू है 10,000 माइनस 5,000, मतलब जो बचेगा 5,000 वो यहाँ पर कर दिया जाएगा अपडेट। अब इसी तरीके से एक प्रिंट रिसीप्ट नाम का फंक्शन है, ये आपके विड्रॉल करने के बाद इस पर्टिकुलर बैलेंस वेरिएबल की जो वैल्यू बची है उसे यहाँ पर करता है प्रिंट। आप एक एटीएम का प्रोग्राम इसे मान सकते हैं कि एटीएम प्रोग्राम में विड्रॉल होता है और विड्रॉल के तुरंत बाद एक रिसीप्ट प्रिंट होती है। अब अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम की, हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर विड्रॉल मेथड के ऊपर एक थ्रेड काम करती है जिसका नाम है थ्रेड 1, और इस पर्टिकुलर प्रिंट रिसीप्ट को एक और थ्रेड इवेलुएट करती है जिसका नाम है थ्रेड 2। चलिए अब जरा इन थ्रेड की वर्किंग को ध्यान से समझिए। जैसे ही आप कहेंगे थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 1 आ जाएगी थ्रेड पूल में, और इसके तुरंत बाद जब आप कहेंगे थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, ये भी आ जाएगी थ्रेड पूल में। तो पहले तो यहाँ पर ही गारंटी नहीं है कि थ्रेड 1 अपना एग्जीक्यूशन पहले शुरू करेगी, क्योंकि आप इतने दिनों से जो लेक्चर अटेंड करते हुए आ रहे हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई थ्रेड पूल में पहले आई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे एग्जीक्यूशन के लिए भी सीपीयू पर पहले शेड्यूल कर दिया जाए। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी बनती है कि थ्रेड 2 को पहले सीपीयू अलॉट कर दिया जाए। अगर थ्रेड 2 को पहले सीपीयू अलॉट किया जाता है तो पूरा लॉजिक ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी अपडेटेड बैलेंस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ये तो आपकी इनिशियल बैलेंस वैल्यू को कर देगा प्रिंट। मान लीजिए इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक से बचने के लिए आप इस प्रिंट रिसीप्ट के शुरू होते ही यहाँ कहीं स्लीप मेथड को कॉल कर लेते हैं। अगर आपने स्लीप मेथड कॉल किया तो थ्रेड 2 चली जाएगी स्लीप में और सीपीयू आइडल हो जाएगा, तो हमारा थ्रेड 1 इस विड्रॉल का एग्जीक्यूशन कर देगी शुरू। पर अभी भी असली प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। जैसे ही थ्रेड 1 इस पर्टिकुलर विड्रॉल मेथड का एग्जीक्यूशन शुरू करेगी, थ्रेड 1 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगी। ये एक्सप्रेशन आपको पता ही है कि एक्चुअली बदल जाएगी 4 इंस्ट्रक्शंस में, जो हम पहले ही इलेबोरेट कर चुके हैं। अब मान लीजिए आपके ये 3 इंस्ट्रक्शंस सक्सेसफुली थ्रेड ने एग्जीक्यूट कर लिए और इस तीसरे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही थ्रेड को कर दिया गया सस्पेंड। वो कुछ भी कारण हो सकता है जिस कारण थ्रेड सस्पेंड हो जाए। किसी कारण से आपकी थ्रेड को कर दिया गया सस्पेंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थर्ड लाइन। अब जरा इस थर्ड लाइन को समझिएगा कि यहाँ तक क्या ऑपरेशन थ्रेड परफॉर्म कर चुकी है और क्या मेजर ऑपरेशन वो परफॉर्म करने से रह गई है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो आप समझेंगे कि ये R1 और R2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके R3 में स्टोर कर दिया गया है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका अमाउंट जो आप निकालना चाहते थे वो बैलेंस में से डिडक्ट हो गया है, और अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके इस बैलेंस वेरिएबल में वापस स्टोर नहीं हो पाया है। अब अगर इस इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट करने के बाद थ्रेड सस्पेंड हो जाती है और सीपीयू मिल जाता है हमारी थ्रेड 2 को, तो थ्रेड जो बैलेंस वेरिएबल उठा रही है उसकी वैल्यू अभी भी है 10,000। मतलब आपने एटीएम से पैसा निकाला, पैसा आपके हाथ में भी आ गया, लेकिन रिसीप्ट प्रिंट करके आपको बता रही है आपका पुराना बैलेंस, जबकि उसे मॉडिफाइड हो जाना चाहिए था रिमेनिंग बैलेंस के साथ। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि थ्रेड के प्रॉपर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट ना होने के कारण पूरा हमारा जो सिस्टम है वो हो गया है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो अपने अंदर झूठी जानकारियां रख रहा है। भाई ये बैलेंस की वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए थी रिमेनिंग बैलेंस के साथ, पर ये क्योंकि अपडेट नहीं हो पाया इसलिए प्रिंट रिसीप्ट ने बैलेंस की पुरानी वैल्यू ही प्रिंट कर दी, तो जो बता रही है कि आपका सिस्टम हो गया है इनकंसिस्टेंट। अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो दो थ्रेड्स के बीच में तो पहला ड्रॉबैक तो हमें समझ में आ रहा है कि सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। चलिए अब उस एक्चुअल पॉइंट पर ध्यान देते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइव हुई थी। ये प्रॉब्लम इसलिए अराइव हुई थी क्योंकि एक ही रिसोर्स को आपकी 2 थ्रेड्स कर रही थी यूज। ये जो बैलेंस वेरिएबल आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम का एक रिसोर्स है। इस रिसोर्स को
थ्रेड 1 भी यूज कर रही है विड्रॉल मेथड के अंदर, और इसी रिसोर्स को थ्रेड 2 भी यूज कर रही है आपकी प्रिंट रिसीप्ट के अंदर। जब भी आप एक रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में यूज करते हैं तो इन पर्टिकुलर एरियाज पर थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस मैटर करने लगता है। इसलिए मैं इन एरियाज को कर दे रहा हूँ रेड कलर से हाईलाइट, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जिस कारण से आपके प्रोग्राम में जनरेट हो रही है इनकंसिस्टेंसी। और ऐसे एरियाज जिसके अंदर एक रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड यूज करती है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। सो आप क्रिटिकल सेक्शन की क्या डेफिनेशन देंगे? क्रिटिकल सेक्शन मतलब वो पीस ऑफ कोड जहां मल्टीपल थ्रेड्स एक कॉमन रिसोर्स जैसे कि वेरिएबल को यूज कर रही है। सो इस सेक्शन को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। चलिए तो अब कुछ पॉइंट्स को समराइज करिए। पहला पॉइंट तो ये कि हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कब होती है। तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत तब होती है जब मल्टीपल थ्रेड्स हो और क्रिटिकल सेक्शन अवेलेबल हो। अगर क्रिटिकल सेक्शन आपके कोड में नहीं है तो आपको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करेंगे कैसे? सो इन क्रिटिकल सेक्शंस को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। मुझे बताएं, जब थ्रेड इस क्रिटिकल सेक्शन को इवेलुएट कर रही थी तो क्रिटिकल सेक्शन को इवेलुएट करने के बीच में वो थ्रेड हो गई थी सस्पेंड, जिस कारण से ये बैलेंस वेरिएबल अपडेट नहीं हो पाया था और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। क्या हो अगर एक थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में हो तो मैं किसी दूसरी थ्रेड को क्रिटिकल सेक्शन में जाने ही ना दूं। मतलब क्योंकि ये थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन के बीच में थी और सस्पेंड हो गई थी, इस बीच जब ये थ्रेड भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश कर रही है और अगर मैं इसे एंटर करने से रोक दूं तो खुद समझिए कि क्योंकि थ्रेड यहाँ पर एंटर नहीं कर पाई इसलिए वो बैलेंस की वैल्यू को प्रिंट भी नहीं कर पाएगी। और इसे तब तक एंटर मत करने दीजिए जब तक ये थ्रेड 1 अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करके बाहर ना आ जाए। तो जब ये स्टोर बेल R3 वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब जाके कहीं ये एक्सप्रेशन पूरी इवेलुएट हो पाएगी और फिर कंट्रोल आएगा इस एक्सप्रेशन के नीचे, तो मैं कहूँगा कि मेरा क्रिटिकल सेक्शन पूरी तरीके से इवेलुएट हो गया है। और इस एक्सप्रेशन के इवेलुएट हो जाने के बाद अगर ये थ्रेड 2 इस पर्टिकुलर बैलेंस वेरिएबल को प्रिंट करेगी तो वो श्योर अपडेटेड बैलेंस वैल्यू को यहाँ पर करेगी प्रिंट। सो सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम समराइज करें तो हम ये कहेंगे कि हमें थ्रेड एग्जीक्यूशन को इस तरीके से सीक्वेंस करना है कि जब एक थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में अवेलेबल हो तो दूसरी थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर सके। अगर आपने थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को इस तरह से मेंटेन कर लिया तो आप कहेंगे आपने सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर लिया। चलिए तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या है? थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन वो कैपेबिलिटी है जिसमें हम मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल करते हैं कि वो किस तरीके से शेयर रिसोर्सेज को करेगी यूज। अब सिंक्रोनाइजेशन होते कितने टाइप का है? तो सिंक्रोनाइजेशन होता है दो टाइप का। पहला होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन, मतलब दो थ्रेड्स एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। तो जो अभी हमने डिस्कस किया वो था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिंक्रोनाइजेशन। एक और सिंक्रोनाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन। कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही आपकी थ्रेड्स क्रिटिकल सेक्शन में कर सकती है एंटर, और इसी का एग्जांपल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे डिस्कस। इसी कंडीशनल सिंक्रोनाइजेशन को हम एक और नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। सो गाइज, ये थी सिंक्रोनाइजेशन की थ्योरेटिकल डिटेल्स। इसके प्रैक्टिकल्स को हम अगले लेक्चर्स में करेंगे डिस्कस। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइज, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।